ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम डॉम के ऊपर काम कर रहे थे। तो डॉम के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है डॉम की फुल फॉर्म। और ये बेसिकली एक एपीआई प्रोवाइड कराता है जिसका यूज़ करके आप या इसके मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप अपने जो भी इनपुट एलिमेंट्स हैं या फिर आपके जो एचटीएमएल फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को पिक कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो, उन पर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो टास्क होते हैं ये अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम एलिमेंट्स ओनली। ओके, तो इसी के अंदर हम एक एग्जाम्पल और यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा जीमेल वगैरह यूज़ करते हो आप, तो जीमेल में क्या रहता है कि अगर आपको मल्टीपल ईमेल्स को एक साथ रिमूव करना हो तो ऊपर क्या एक चेक बॉक्स दिया होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन नीचे के जितने भी चेक बॉक्सेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं। और आइटम्स को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, या एक साथ आप किसी अदर लोकेशन पे या अदर फोल्डर के अंदर अगर उनको पास करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो जो चीज़ होती है कि आप एक ऊपर वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें और उसके व्यापर नीचे वाले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए, तो वो टास्क हम कैसे कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक मैंने यहाँ फॉर्म बनाया। ठीक है, इसके अंदर एक एक्शन लिखा। एक्शन का पर्पज़ होता है कि ये जो फॉर्म होगा वो सबमिट होके कहाँ जाएगा, किस लोकेशन पे जाएगा। ओके, तो यह फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि रूट, जिस रूट पे आप इसे एक्सेस कर रहे हो, यानी कि जो फॉर्म का करंट यूआरएल है वो यूआरएल का रूट डोमेन जो है ये उसी पर रहेगा। और फॉर्म का नेम, लाइक नेम जानते हैं, नेम को हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि आप फर्दर अगर प्रोग्राम के थ्रू या डॉम एपीआई के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो आप नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मेथड यहाँ मैंने पोस्ट लिया है। पोस्ट मेथड का बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो डेटा सबमिट होता है वो यूआरएल के अंदर नहीं दिखता, गेट के अंदर वो डेटा दिखता है। और पोस्ट की जो कैपेबिलिटी होती है वो गेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ओके, तो अगर मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ आपको, तो हमारा जो टास्क है वो पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि हम चाहते क्या है इसमें। ओके, सेव नहीं हुआ था शायद, मैं दोबारा से रन कराता हूँ, रिफ्रेश इट। तो आप देखें ये इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ मेरे पास जो टास्क है वो ये है कि अगर मैं चेक ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी नीचे के चेक बॉक्सेज हैं ये आपके चेक हो जाने चाहिए। और अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो ये नीचे के जितने भी चेक बॉक्सेज हैं वो एक साथ आपके अनचेक हो जाने चाहिए। तो ये हमारा टास्क है। ओके, तो इसके अंदर क्या लॉजिक लग सकता है, किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। देखिए होता क्या है, अगर मैं पहले इसका लॉजिक आपको क्लियर करता हूँ देन उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। इसका लॉजिक ये है कि अगर ये जो चेकबॉक्स है इसके अंदर जब आप चेक करते हो तो इसके अंदर एक चेक्ड प्रॉपर्टी होती है, वो चेक ट्रू होगी जब आपने चेक किया है, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। ठीक है ना, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जैसे अभी आपने क्लिक किया, तो इसकी जो चेक्ड प्रॉपर्टी होगी वो ट्रू हो जाएगी, और अगर अनचेक कर देंगे तो वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो पहले आपको इस पर लॉजिक लगाना है। इस पर लॉजिक पे क्या होगा कि आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, ये जितने भी नीचे के एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके ऊपर, और इनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये तो हमारा एक जनरल एक सिंगल फॉर्म है जिसके अंदर हमने एक लिमिटेड नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस लिए हुए हैं। क्या हम ऐसा लॉजिक तो लगा नहीं सकते कि अगर इस पेज के ऊपर किसी अदर सेक्शन में भी चेक बॉक्सेस दिए हुए हों तो वो भी चेक हो जाएं? ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ही ये स्टाइल आपके अप्लाई होनी चाहिए। तो पहला टास्क क्या है हमारा? पहला टास्क तो ये है कि हम इस पर चेक करें कि ये जब हम चेक करते हैं, ठीक है, तो उस पर कोई इवेंट फायर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर एक इवेंट ऑलरेडी होता है ऑन चेंज के नाम से। तो ऑन चेंज इवेंट फायर होगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अपने ऑन चेंज इवेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आपने चेक ऑल के नाम से ये एक इवेंट बनाया। ठीक है, तो इस इवेंट की डेफिनेशन कहाँ लिखोगे आप? हेड के अंदर, या फिर आप अदर कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज में ले रहे हो तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी यूज करके आप सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क गलती से आ गया है। ओके, तो ये आपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप इसको यहाँ अपना एक फंक्शन बनाएंगे। दिस इज योर फंक्शन चेक ऑल के नाम से। ठीक है, ऑन चेंज पर। और यहाँ एक कंडीशन आप लगा रहे हो कि अगर जो चेकबॉक्स है, तो ये वाला हमारा जो चेकबॉक्स है इसका नेम दिया हुआ है मैंने चेक ऑल। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि आप किस तरीके से इस एलिमेंट की वैल्यू को पिक कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच जो है वो है डॉक्यूमेंट डॉट, और जो आपका फॉर्म का नेम है दैट इज FRM1। ठीक है, डॉट CHK, जो आपने नेम दिया हुआ है कंट्रोल का, आप उस नेम को पिक करिए। ओके, डॉट चेक्ड, ये आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये चेक डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये चेक्ड है तो अलर्ट में आना चाहिए ट्रू। ठीक है, अलर्ट में मैसेज दे दीजिए आप ट्रू। और अगर ये अनचेक्ड है तो उस कंडीशन में फॉल्स आना चाहिए। तो एल्स कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉल्स को सेट कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ सेट कर दिया। अब आप इसे एक बार रन करा के देखें। ब्राउजर में मैंने ओपन किया, रिफ्रेश किया।
अब एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आई एम गेटिंग ट्रू वैल्यू, तो चेक हो गया। और जब मैं इसे अनचेक करूंगा तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये चेक और अनचेक आपका यहाँ काम कर रहा है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि जो चेक्ड प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस प्रॉपर्टी को आप यूज में लेते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ठीक है, अगर थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, बट ये शॉर्टकट वे है। अगर आप लिखना चाहें चेक्ड इक्वल टू ट्रू, चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये आपकी अप्रोच है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रिटर्न करता है अगर ये चेक्ड होता है तो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रन करा के देख लें इसे। रिफ्रेश करता हूं मैं, इफ वी क्लिक ऑन दैट ट्रू, और अगेन मैं अगर क्लिक करता हूं इट इज गेटिंग फॉल्स। ओके, अब ये तो लॉजिक हो गया कि अगर यूजर इसके ऊपर चेक करेगा तो फिर आपको चेक्ड प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो अब करना क्या पड़ेगा, जब यूजर यहाँ चेक करता है यानी कि इसकी वैल्यू ट्रू होती है, तो बाकी जो नीचे के कंट्रोल्स दे रखे हैं आपके, इन सारे कंट्रोल्स की वैल्यू भी आपकी ट्रू हो जाए, यानी कि ये भी सब चेक हो जाए। और अगर यूजर यहाँ दोबारा से क्लिक करता है और इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो उस कंडीशन में नीचे वाले जितने भी कंट्रोल्स हैं इनकी वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाए। तो ये काम आप कर कैसे सकते हो, ये काम कर सकते हो आप एक लूप चला के। ठीक है, आप नीचे के एलिमेंट्स पे एक लूप चलाएंगे और उन सारे एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे, और पिक करने के बाद उसकी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स करेंगे। तो यहाँ लूपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, तो ये लूप कैसे चला सकते हो आप, कैसे आप ये मालूम करोगे कि इसी कंट्रोल को मुझे चेक करना है। अगर आप यहाँ इस फॉर्म को देखें तो ये जितने भी मैंने चेक बॉक्सेस लिए हुए नीचे वाले, ठीक है ना, इनके अंदर एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है, इनके नेम, हर कंट्रोल का नेम जो है वो CHK से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमारे लिए क्या है, ये सबसे बड़ा एक प्रूफ है। बाकी तो नेम तो अलग अलग है लेकिन स्टार्टिंग आपकी CHK से हो रही है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इंडेक्स ऑफ के नाम से एक मेथड होता है, जिस मेथड से आप किसी भी स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हो और उसे चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो ये आपको चीज करनी है यहाँ पर। तो हम एक एक आइटम को यहाँ लूप चला के आइटम को रीड करते जाएंगे, देन उसकी वैल्यू को पिक करते जाएंगे। अब ये कैसे लूप चल सकता है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अलर्ट ट्रू है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर ये ट्रू है, ठीक है ना, अगर ये ट्रू है तो आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और अगर ये फॉल्स है तो आपको क्या परफॉर्म करना है। आप इसे इस तरीके से मत करिए, नहीं तो आपको इफ एल्स और इफ के अंदर अलग कोड करना पड़ेगा और एल्स के अंदर अलग कोड करना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं अप्रोच को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे करना क्या है, एक लूप चलाना है। अब वो लूप कहाँ तक चलेगा, पहले मैं लिखता हूँ वेयर टोटल आइटम्स। ओके, वेयर टोटल आइटम्स। तो इसमें आप कैसे चलाओगे टोटल आइटम्स में, आपने लिखा, अगर मैं पूरा मतलब डॉम API को यूज करता हूं तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स के अंदर जो भी फॉर्म है आपका दैट इज FRM1 डॉट एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये डॉट लेंथ ये आपने लगा लिया। अब आप देखो अलर्ट के अंदर अगर यहां लिखते हो टोटल आइटम्स और फिर दोबारा से इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं व्हाट आई एम गेटिंग 6 एलिमेंट मिल रहे हैं। अब 6 क्यों मिल रहे हैं, आप यहां देखें 1 2 3 4 5 और छठा तो ऊपर वाला है ही, जो ऊपर देख रहे हो आप ये छठा एलिमेंट है। तो टोटल मिला के एलिमेंट की अगर लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आप इस तरीके से लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, FRM1 डॉट एलिमेंट्स डॉट लेंथ। इससे क्या लेंथ रिटर्न होगी तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको मालूम चल जाएंगे। ये आपने अलर्ट के अंदर शो करा दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे अब ये पता चल गया कि मुझे ये लूप कहां तक चलाना है। ओके, अब इस लूप को चलाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ मतलब अब लूप स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, दिस इज 0, i स्मॉलर देन। ठीक है ना, अब हमें क्या कर रहे हैं, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए टोटल आइटम्स की लेंथ तक हमें चलाना पड़ेगा और i की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर दोगे। ओके, ये आपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब करो क्या, आप सबसे पहले एलिमेंट का नेम मालूम करो। ठीक है ना, एलिमेंट का नेम क्या है, तो वेर नेम इक्वल्स टू, अब आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहां लिखेंगे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट FRM1 या फिर आप लिख सकते हैं फॉर्म्स और इसके बाद आपने लिखा है FRM1 ये आपने लिखा डॉट एलिमेंट्स, और यहां एलिमेंट्स में आयत लोकेशन पे जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, उसका नेम पिक कर लिया आपने। तो आपने क्या किया, नेम को पिक कर लिया। अब नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल की। ठीक है ना,
अब अलर्ट में मैं आपको नेम भी शो कराता हूँ, कंट्रोल का नेम क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप देखें, रिफ्रेश करते हैं पेज को, यहाँ देखें सबसे पहले क्या नेम आ रहा है, सी एच के अंडरस्कोर ऑल, फिर क्या आ रहा है, सी एच के अंडरस्कोर 1, सी एच के अंडरस्कोर 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल्स के जो भी नेम है वो नेम आपके यहाँ से रिटर्न हो गए, तो ये नेम मिल गया मुझे। ठीक है, अब इस नेम के मिलने के बाद मुझे करना क्या है, यहां चेक करना है इफ कंडीशन में। ठीक है ना, नेम ऑफ इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ में आप ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको एक तो केस सेंसिटिव है, और आपको ये मेथड्स के नेम वगैरह और ये सब चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब मतलब प्रॉब्लम सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं आती, जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उनको भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि हर चीज याद नहीं रह सकती। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ इसके अलावा मतलब जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ, कुछ आपके फ्रेमवर्क्स आए लाइक एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, ऐसे काफी कुछ आपके वो आए, तो उनसे भी आप मतलब उनमें अगर डेवलपमेंट करोगे तो वो ज्यादा इजी होगा इन कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, कोड जावास्क्रिप्ट। बट ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो इजीली आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको यहाँ चेक करना है सी एच के किसी में आ रहा है क्या। ठीक है ना, तो अगर नेम ऑफ इंडेक्स, ठीक है ना, सी एच के अगर ये आता है और इट इज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 का मतलब क्या है, यहां मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स ऑफ आपकी एक इंडेक्स को सर्च करती है ऐसे। ठीक है, ये इंडेक्स को सर्च करेगी। ओके, तो आपने चेक किया इंडेक्स -1 तो नहीं है। -1 का मतलब क्या होता है कि जो कंट्रोल आप एक्सेस कर रहे हो वो कंट्रोल अगर आपका -1 रिटर्न करता है जब ऐसी स्ट्रिंग को सर्च करते हो जो आपकी अवेलेबल होती ही नहीं है। ठीक है ना, जो आपकी अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया XXX या मैंने लिख दिया YYY। ठीक है ना, ये इस तरीके से लिख दिया, तो YYY किसी कंट्रोल का नेम नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। ओके, तो मुझे करना क्या है, यहाँ सी एच के जो है इसको मुझे यहाँ चेक करना है। तो सी एच के में अगर -1 नहीं है तो मैं इस एलिमेंट की वैल्यू चेक्ड प्रॉपर्टी को अपडेट कर देता हूँ। कैसे अपडेट करूंगा, लेट मी शो यू। कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को पिक करता हूँ, तो ये जो पिक करने का तरीका है वो तो आप इस तरीके से पिक कर सकते हो, एलिमेंट्स और आई डॉट चेक्ड। ठीक है ना, ये चेक्ड किया मैंने, तो चेक्ड में क्या करता हूं, मैं यहाँ पर जैसे ट्रू पास कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्रू पास कर दिया। ओके, तो इससे क्या होगा, अब आप एक बार इसे रिफ्रेश करिए, अगर मैं सी एच के ऑल कर रहा हूं तो ये आपके सारे के सारे चेक हो रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ सेट कर दिया ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आपकी कहां से आए, कंट्रोल की वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू से यहाँ ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। ये आपने इस तरीके से सेट कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम सी एच के ऑल के अंदर जो चेक्ड प्रॉपर्टी में अगर ट्रू वैल्यू है तो वो ट्रू वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, अगर ये फॉल्स वैल्यू है तो यहाँ फॉल्स होनी चाहिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इफ यू री एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम देन यू कैन सी, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें ये सारे चेक हो रहे हैं, अदरवाइज आपके सारे अनचेक हो रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा कंट्रोल भी होता है, मान के चलो अगर एक आध कंट्रोल और ऐड कर देते हो, आपने इसका नाम रख दिया 4 टाइम y या 3 टाइम y लिख दिया आपने। ठीक है ना, और अगर आप इसे अब दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हो, अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे, इस कंट्रोल का नाम 4 टाइम y है, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो देखिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा बस। ठीक है ना, ये लास्ट वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी ये जितने भी कंट्रोल्स हैं इनका नेम CHK से स्टार्ट है, बट आपके लास्ट वाले का CHK से स्टार्ट नहीं है। अगर CHK किसी भी हालत में यहाँ आ गया तो फिर उस कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इंडेक्स ऑफ आपका -1 रिटर्न नहीं करेगा और आपको यहाँ आउटपुट सक्सेसफुली मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, अगर दोबारा से एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देखें ये आपके सारे के सारे चेक हो रहे हैं। तो यार नेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आई थिंक आप लोगों के सभी के क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं, डॉम के ऊपर ही बेस्ड होगा हमारा। एक नई फाइल मैं क्रिएट करता हूँ DOM4 और आज की डेट है 01 03 01 एंड 22 .html ये आपने लिखा, देन HTML5। ओके, तो अब बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, कैलकुलेशन का एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो डिजाइनिंग में ऑलरेडी यहाँ से लेके आ जाता हूँ और इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके बताता हूँ आपको। तो आप ये देखें, ये इस तरीके से कैलकुलेशंस आपको करनी है।
तो अगर मैं यहाँ जैसे 52 डालता हूँ, यहाँ भी मैं 52 डालता हूँ, और यहाँ से अगर मैं कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करता हूँ, लाइक अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मल्टीप्लिकेशन करके दे दें, अगर डिवीजन करता हूँ तो डिवीजन करके दे दें, अगर सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन आ जाए, अगर एडिशन करता हूँ तो एडिशन आ जाए। ओके, तो ये हमारा टास्क है, ये हमें कंप्लीट करना है। अब ये टास्क कैसे परफॉर्म होता है या इसका लॉजिक क्या हो सकता है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। ओके, तो आप ये देखें, जैसे आपने ड्रॉप डाउन लिया है, तो इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको करना क्या है कि अगर इनमें से कोई भी आइटम यूजर सेलेक्ट करता है, ठीक है ना, तो अगर आप इसका वो देखोगे, सोर्स कोड देखोगे, एक मिनट, ये डेप टूल्स होते हैं इसके अंदर, इसमें ये आइटम आप जो देख रहे हैं, आई थिंक मैं आपको इस यूआरएल को गूगल क्रोम पे दिखाता हूँ। गूगल क्रोम ज़्यादा बेटर एडिटर है आपका, तो आप यहाँ जाके देखें, अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना चाह रहे हो आप या इसका सोर्स कोड देखना चाह रहे हो, तो उस एलिमेंट को यहाँ ये जो आइकन है इंस्पेक्ट एलिमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, ये जो आपने सेलेक्ट और ऑप्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर जो ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी कंट्रोल्स आ रहे हैं आपके यहाँ, प्लस, माइनस, इनटू और यहाँ डिवीजन के लिए डिवीजन ऑपरेटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये इनका टेक्स्ट है और ये इनकी वैल्यू है, ये टेक्स्ट है, ये वैल्यू है, ये टेक्स्ट है, ये वैल्यू है, ये टेक्स्ट है और ये वैल्यू है। तो ये इस तरीके से मैनेज हो रहा है। ओके, और यहाँ देखें आप, ये ऑन चेंज पे चेंज मेथड को कॉल कर रहा है। तो ऑन चेंज क्या होता है कि जब आप ड्रॉप डाउन में से किसी भी आइटम को पिक करते हो, तो यहाँ पर इंडेक्स अपडेट होती है, इंडेक्स चेंज होती है, तो ये एक इवेंट फायर करता है ऑन चेंज। ओके, तो ये प्रीडिफाइंड होते हैं, ये इवेंट्स वगैरह जो होंगे वो प्रीडिफाइंड है आपके। तो ये ऑन चेंज को जब कॉल करेगा, देन ये कॉल करेगा चेंज मेथड को, जो कि यूजर डिफाइंड मेथड है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी चेंज मेथड के लिए। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, और यहां मैं डिफाइन करता हूं फंक्शन और देन चेंज। ये मैंने चेंज को सिलेक्ट किया, और इसके अंदर अगर मैं अलर्ट में देता हूं आइटम अपडेटेड, ओके, ये आपने एक मैसेज दे दिया। अब आप इसे डिफॉल्ट ब्राउजर में जब रन कराओगे, आप मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग आइटम अपडेटेड। ओके, आप अगर सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यू आर गेटिंग आइटम अपडेटेड। ओके, तो यहाँ हो क्या रहा है कि ड्रॉप डाउन में से किसी भी आइटम को जब पिक करते हो आप, तो ये ऑटोमेटिकली एक इवेंट को फायर करता है, जिस इवेंट का नेम होता है ऑन चेंज, और उस पर आपने चेंज एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाया, और जिसकी वैल्यू को आपको रिट्रीव करना और इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो हमारा जो मेन टास्क होगा, पहले तो ये है कि हम ये मालूम करें कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, एडिशन का करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है, कौन सा करना है उसको। ठीक है ना, और एक ऑप्शन और बना दीजिए, नहीं तो ऊपर वाला क्या है कि बाय डिफॉल्ट एडिशन ही सिलेक्ट होके आ रहा है, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो एडिशन ही आ रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन और बना सकते हो, लाइक मैंने ऑप्शन बनाया, वैल्यू नहीं देता हूं मैं, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं मैं सेलेक्ट आइटम, सेलेक्ट ऑपरेशन, जस्ट मैंने एक मैसेज दे दिया सेलेक्ट ऑपरेशन। ओके, और अब आप देखो, इसे एग्जीक्यूट करा के देखो, रिफ्रेश इट, तो आप ये देखें, ये आपका इस तरीके से हो गया। तो ऊपर वाला आइटम जो है वो सेलेक्ट ऑपरेशन हो गया, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया आपने, बाकी के जितने के नीचे आइटम आ रहे हैं आपके सबकी वैल्यू है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ स्विच केस का यूज करके और इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक ये है, इतना सा लॉजिक है कि मैं एक नीचे लेवल लेता हूं, ठीक है ना, जिसे हम स्पैन टैग बोलते हैं HTML में, और इसको एक नेम दे देता हूं id इक्वल टू रिजल्ट, id दे दिया। ठीक है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि यूजर जब आइटम को सेलेक्ट करे ना, एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, तो उसका जो रिजल्ट है वो उस लेवल के अंदर आना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, लॉजिक इतना सा है कि आपको इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, यहां से इस तीसरे ड्रॉप डाउन की वैल्यू पिक करनी है, वैल्यू यानी कि ऑपरेटर, प्लस का है, माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है, वो ऑपरेटर पिक करना है, और जो भी आपने ऑपरेटर सेलेक्ट किया उस ऑपरेटर के बिहाफ पर आपको इन दोनों वैल्यूज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 कंडीशंस हैं, तो 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, कैलकुलेटर बना रहे हो आप, तो आप क्या कर सकते हैं, स्विच केस का यूज करके यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जो आपने सी लैंग्वेज के अंदर स्विच केस को पढ़ा है, सेम वही चीज आपकी यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होगी। ओके, तो हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, लेट मी शो यू। मैंने यहाँ रिजल्ट लिया है, रिजल्ट में मैं चाहता हूँ कि जो भी आउटपुट आता है उसका रिजल्ट यहाँ आना चाहिए। दोनों कंट्रोल्स जो लिए हैं आपने, उनके नेम दिए हैं txt_n1 और txt_n2। यहाँ चेंज मेथड हो गया। ओके, यहाँ चेंज मेथड हो गया, और यहाँ इस पर्टिकुलर कंट्रोल का जो नेम है दैट इज OP। ओके, तो अब करना क्या है, एक एक करके पहले तो ऑपरेशन मालूम करो कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, और इसके बाद आपका जो फॉर्म है
अगर आपने फॉर्म बनाया हुआ है तो फॉर्म से सही, फॉर्म नहीं बनाया हुआ कोई बात नहीं, मैं एक फॉर्म और बना देता हूँ, आईडी या नेम दे देता हूँ इसे FRM। ओके, FRM1 ये नेम दे दिया, और ये मैं जो भी डेटा है मेरा उसे मैं FRM यानी कि इसके अंदर डाल देता हूँ। तो आपके ये सारी चीज़ें यहाँ FRM इस तरीके से आएगा। गिव मी अ मिनट गाइस करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों कंट्रोल्स की वैल्यू को पिक करूँगा, देन यहाँ से ऑपरेशन को पिक करूँगा, ठीक है ना। और जो मैंने ऑपरेशन पिक किया है उसके बिहाफ पर मैं इन दोनों कंट्रोल की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके और उसकी वैल्यू को एक स्पैन टैग के अंदर शो कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा टास्क है। तो इस टास्क को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, पहले आपको करना क्या है, ऑन चेंज इवेंट यानी कि इस इवेंट का कोड करना है। तो पहले आप ऑपरेशन को पिक करें। तो ये मेरा फॉर्म है। अच्छा, फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का ध्यान रखिएगा, ये ओपनिंग टैग था आपका, और सबसे बाहर आपका फॉर्म का क्लोजिंग टैग है जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ से पिक करें FRM1 डॉट, और फिर इसके बाद आपके जो कंट्रोल है उसका नेम दैट इज OP। तो ये OP और फिर इसकी वैल्यू। तो वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है बेसिकली, जो आप सेलेक्ट करते हो। अगर इसे टेस्टिंग करना चाहते हो इसकी, तो आप बिल्कुल टेस्टिंग कर सकते हैं। आपने लिखा ऑपरेशन, ओके, और यहाँ जाके आप चेक करें, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूँ आई एम गेटिंग माइनस, ओके। इफ आई एम सेलेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन आई एम गेटिंग स्टार, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस डिवीजन देन आई एम गेटिंग डिवीजन ऑपरेटर। यू कैन सी कि यहाँ मुझे जो भी मैं ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मेथड मुझे यहाँ सेलेक्ट हो रहा है और उसके बिहाफ पर मुझे यहाँ वैल्यू मिल रही है, ओके। तो मुझे लॉजिक क्या करना है, इस वैल्यू के बिहाफ पर ही लगाना है, जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है उसके बिहाफ पर मैं लॉजिक को लगा सकता हूँ। तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, इस ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर जा रही है ना। तो यहाँ पर आप क्या करें, ये तो टेस्टिंग के लिए था ऑपरेशन, अब आप क्या करें, यहाँ स्विच केस का यूज करें, ओके। ये आपने स्विच केस यूज में लिया, देन उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप ऑपरेशन, ठीक है। ये ऑपरेशन सेलेक्ट किया और स्विच के अंदर आप केसेस डिफाइन करेंगे। ये केस डिफाइन किया, पहला केस जो होगा वो प्लस का होगा, ठीक है। जैसे आप सी के अंदर पढ़ते आए हो सेम उसी तरीके से यहाँ बनेगा। केस डिफाइन किया और इसके बाद आप देखें यहाँ जो आपने कंट्रोल ले रखा है दैट इज रिजल्ट, जिसका आईडी क्या लिया हुआ है, रिजल्ट। तो आप क्या करें, यहाँ कोड कर दें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो हम जानते ही हैं कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये आपने पिक किया और यहाँ रिजल्ट को आप यहाँ ले रहे हो। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि टेक्स्ट अगर पास करना होता है ना स्पेन टैग के, तो आपको यहाँ यूज में लेना पड़ेगा इनर टेक्स्ट, ठीक है ना। इनर टेक्स्ट के अंदर आप क्या करें, दो जो कंट्रोल आपने ऊपर ले रखे हैं उन दोनों की वैल्यूज को तो पिक कर लो पहले। तो कैसे वैल्यू पिक करोगे, आपने लिखा txt1 वैल्यू, ये वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपको पिक करनी है डॉक्यूमेंट डॉट FRM1, ओके, डॉट txt1, आई थिंक txt1 ले रखा है मैंने आईडी, दिस इज txt1 अंडरस्कोर n1, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है ना बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग पर अगर आप कॉन्केटेशन करोगे तो वो आपका मतलब कॉन्केनेट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसे कन्वर्ट कर लीजिए पार्स इंटीजर का यूज करके इंटीजर में, ठीक है ना। स्ट्रिंग का आप अगर कॉन्केटेशन करते हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये ऐसे स्ट्रिंग है, आपको ऐसे दो नंबर दिए हुए हैं, अब आपसे कहा जाए कि आपको इन दोनों को कॉन्केनेट करना है, ठीक है ना, तो ये क्या कॉन्केनेट करके देगा, रिजल्ट 12 देगा, कॉन्केनेट होगी वैल्यू। आपको इसे इंटीजर में लेना है, अगर आप ऐसे स्ट्रिंग में लेते हो तो कॉन्केटेशन होता है, प्लस ऑपरेटर का आप जानते ही हैं, ओवरलोडिंग होती है प्लस के अंदर। तो अगर दोनों का अगर आप प्लस करते हैं, जैसे आपने इस तरीके से अगर प्लस किया, तो उस कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 2 मिलेगा, ठीक है ना, और वो भी आपको स्ट्रिंग में ही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ लिखते हो 1 + 2 तो आपको यहाँ 3 मिलेगा, ठीक है ना, और ये इंटीजर में मिलेगा। तो ये लॉजिक होता है, यानी प्लस ऑपरेटर आपका ऑपरेंड इनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आउटपुट आएगा। अगर वो दो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, अगर वो दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू होती है ना txt1 के इनके अंदर, वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो हमें स्ट्रिंग का कॉन्केटेशन नहीं करना, तो इसलिए आप क्या करें, यहाँ इस तरीके से गेट कर लें txt1 वैल्यू और txt2 वैल्यू, एक और वेरिएबल बना दिया, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ भी मैं 2 कर देता हूँ, 2 डॉट वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गई। अब करना क्या है, आपको रिजल्ट के अंदर इन दोनों की वैल्यू को पास करना है। तो कैसे करोगे आप, आपने लिखा जैसे यहाँ आप लिख दीजिए txt1 वैल्यू प्लस txt2 वैल्यू, ये आपने इस तरीके से लिख दिया, तो इसके अंदर हो जाएगा। देन आप ब्रेक का यूज करेंगे, ब्रेक यानी कि अब यहाँ से एग्जीक्यूशन रुक जाए। तो ऐसे करके आप मल्टीपल केसेस बनाओगे, ये 4 केसेस बनेंगे, एक आपका मल्टीप्लिकेशन का बनेगा, ठीक है ना,
तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वैल्यूज का, ठीक है। बाकी सब कुछ कोड जो है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। फिर डिवीजन का बनेगा, यहाँ डिवीजन होना चाहिए। फिर आपका सब्ट्रैक्शन का बनेगा, सब्ट्रैक्शन का आप यहाँ माइनस में ले लीजिए, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। बाकी रिजल्ट आपका एज इट इज यहाँ इसी तरीके से रहेगा। अब मैं इसे री एग्जीक्यूट कराता हूँ, देन यू कैन सी कि अगर मैं 12 लेता हूँ और यहाँ 6 लेता हूँ, ठीक है, ऑपरेशन मैंने ऐड सेलेक्ट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, एडिशन 18। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट करूंगा आई एम गेटिंग 6 क्योंकि सब्ट्रैक्शन हुआ है। अगर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करूंगा आई एम गेटिंग 72, और अगर मैं यहाँ से डिवीजन सेलेक्ट करूंगा तो देन आई एम गेटिंग 2। सो गाइज इस तरीके से आप डॉम के अंदर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो।